Hello students, myself अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया। मलेरिया जो रोग है वो भारत में कई सालों से है। एवरी ईयर लगभग 3000 व्यक्ति मलेरिया रोग की वजह से क्या होते हैं, डेथ होती है उनकी या उनकी मृत्यु हो जाती है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मलेरिया क्या है। तो सबसे पहले कि मलेरिया जो है वो होता किसकी वजह से है। सामान्यतः जब भी डिजीज की बात आती है तो अपन कहते हैं कि जीवाणु से होता होगा, विषाणु या बैक्टीरिया वायरस से होता है, लेकिन मलेरिया जो है वो न बैक्टीरिया से होता है न वायरस से होता है। मलेरिया जो है वो होता है एक प्रोटोजोअन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है वो एक क्या है? प्रोटोजोआ है, टीनी स्ट्रक्चर है एकदम, प्रोटोजोअन्स है। ये क्या है? प्रोटोजोअन्स है, प्रोटोजोआ ऐसे याद रखें कि ये क्या है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम एक क्या है? प्रोटोजोआ है जो कौन सा रोग फैलाता है? मलेरिया रोग फैलाता है। तो आप लोगों ने तो सामान्यतः ये सुना है कि मादा एनाफेलिज के द्वारा होता है। तो मादा एनाफेलिज जो है वो इस रोग का वाहक है, वो इस रोग का वेक्टर है। क्या है? वो इस रोग का वेक्टर, अर्थात वो प्लाज्मोडियम जो है उस प्लाज्मोडियम को कहां तक पहुंचाता है? ह्यूमन बॉडी तक। कहां तक पहुंचाता है? ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मादा एनाफेलिज या मादा एनाफेलिज जो है वो तो केवल करियर का काम कर रहा है, वो तो एक वाहक का काम कर रहा है। वास्तव में रोग के लिए जिम्मेदार कौन है? प्लाज्मोडियम है। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है। तो मलेरिया होता तो एक ही प्रकार का है, लेकिन मलेरिया को फैलाने के लिए भी अलग अलग स्पीसीज है। किसकी स्पीसीज है? प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी जातियां हैं जो मलेरिया उत्पन्न करती है, जिनमें से मुख्य हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा मेलिग्नेट टाइप का मलेरिया उत्पन्न करता है, मेलिग्नेट कैंसर में अपन ने पढ़ा था, दूधर्म जो सबसे ज्यादा घातक मलेरिया उत्पन्न करता है वो कौन है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये किस प्रकार का? सबसे ज्यादा घातक मलेरिया उत्पन्न करता है। मलेरिया तो सारे ही घातक हैं, है ना, मलेरिया रोग ही पूरा है, लेकिन मलेरिया ऐसा कौन सा मलेरिया है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो अपन कहेंगे कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एंटर हो जाता है तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हो सकता है कि समय पर इलाज हो तो वो बच भी सकता है, लेकिन सामान्यतः यह सबसे ज्यादा घातक रोग फैलाने वाला क्या है? प्लाज्मोडियम है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करती है, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक जो स्पीसीज है, जाति है, वो कौन सी है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा घातक मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाली जाति कौन सी है? तो आप लोगों को याद रखना कि वो कौन सी है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी कौन सी अवस्था ऐसी है जो मलेरिया उत्पन्न करती है? प्लाज्मोडियम जो है उसकी कौन सी अवस्था है? तो इसकी एक इन्फेक्टेड फॉर्म है जिसको हम लोग स्पोरोजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइड बोलते हैं। इसकी ये अवस्था है स्पोरोजोइड्स। हिंदी में बोलते हैं इसको जीवाणुज अवस्था। जीवाणु नहीं है, कौन सी अवस्था है? जीवाणुज अवस्था। ये इसकी कौन सा फॉर्म है? इन्फेक्टेड फॉर्म है, इन्फेक्टेड फॉर्म है। इस अवस्था में प्लाज्मोडियम जो है वो इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होता है और उसके बाद में वो क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है। क्लियर? पहली बात, प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है। सेकंड, हम लोगों ने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज है। तीसरे नंबर पे पढ़ा कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड फॉर्म कौन सी है, अर्थात उसकी संक्रामक अवस्था कौन सी है। तो उसकी जो संक्रामक अवस्था है उस संक्रामक अवस्था का नाम क्या हुआ? स्पोरोजोइड्स या जीवाणुज। क्लियर यहां तक? अब हम पढ़ते हैं इसका लाइफ साइकिल।
इसका जीवन चक्र, कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल किस प्रकार का है। तो अपन बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल किस प्रकार का है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में अपन बात करते हैं। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा हो ना, बड़ा क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, जीवन चक्र। तो पहली बात तो ये कि जो मलेरिया को फैला रहा था, कौन फैला रहा था? प्लाज्मोडियम, या मलेरिया के लिए जो जिम्मेदार प्रोटोजोआ है वो क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 होस्ट सेल में पूरा करता है। कितनी होस्ट सेल में पूरा करता है? 2 है होस्ट सेल में पूरी करता है। और वो 2 होस्ट सेल कौन कौन सी है? एक तो ह्यूमन में पूरी करता है, यानी किसमें पूरी करता है? मानव में। और दूसरा मॉस्किटोज में, यानी किसमें पूरी करता है? मच्छर में। तो मच्छर कौन सा था? फीमेल एनाफिलिज या मादा एनाफिलिज। याद रखना कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपना जीवन चक्र 2 परपोषी कोशिका में पूरा करता है। कितनी कोशिकाओं में? 2 परपोषी कोशिकाओं में पूरा करता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है ह्यूमन और दूसरे नंबर पे आता है मॉस्किटो या मच्छर। क्लियर यहां तक? अब ये कैसे क्रिया करता है वो अपन बात करते हैं ना। इसको एकदम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि मलेरिया है क्या, किस प्रकार से ये मनुष्य को प्रभावित करता है। तो हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति है। क्या है? ये एक नॉर्मल व्यक्ति है, ये एक ह्यूमन बॉडी लो, ह्यूमन बॉडी एक सामान्य व्यक्ति है। अब हुआ क्या? कहां मिलेंगे प्लाज्मोडियम? जहां पर दूषित जल होगा, कंटामिनेटेड वाटर होगा। ये दूषित जल है, आसपास में, घरों के आसपास में जो पानी इकट्ठा रहता है ना, बारिश का या गंदी नालियों का पानी, इस दूषित जल में प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था है। ये प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था है? स्पोरोजोइट अवस्था, जिसको अभी अपन ने बताया था कौन सी अवस्था? जीवाणुज अवस्था या स्पोरोजोइट अवस्था है ना। ये स्पोरोजोइट अवस्था जो है वो एक प्रकार की संक्रामक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? संक्रामक अवस्था है। अब कौन आएगा? अब आएगा मादा एनाफिलिज। कौन आएगा? मादा एनाफिलिज। ये मच्छर है जो वाहक का काम करता है। किसका काम करता है? वाहक का। ये यहां से क्या करेगा? इनको उठाएगा। किनको उठाएगा? जीवाणुज को। किसको उठाएगा? जीवाणुज। तो कंफ्यूज मत हो ना, जीवाणुज क्या है? प्लाज्मोडियम का ही एक अवस्था है, प्लाज्मोडियम की ही एक स्टेज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीवाणुज, जो मनुष्य के अंदर संक्रमण फैलाती है। अब अपन क्या कहेंगे कि ये मादा एनाफिलिज जाएगा व्यक्ति के पास। बोले इसका क्या काम है? इसके पास ये रक्त चूसेगा। इसका क्या चूसेगा? रक्त। जिस समय मादा एनाफिलिज अपने शक्कर को, अपने चूसकांग को ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में प्रविष्ट करवाएगा रक्त चूसने के लिए, उसी समय इनके अंदर क्या छोड़ देगा? जीवाणुजी छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? जीवाणुजी छोड़ देगा। क्लियर यहां तक? यानी अभी तक तो ये कंफर्म हुआ है कि मादा एनाफिलिज ने क्या उठाया था? जीवाणुज। कहीं से भी उठा सकता है, मैंने तो एग्जांपल बताया कि दूसरे जल से लिया, जीवाणुज लिया, उस जीवाणुज को कहां छोड़ दिया? मानव शरीर में। अब क्या होगा? मानव शरीर में ये जीवाणुज सबसे पहले जाएंगे लीवर में। कहां जाएंगे? लीवर में, यानी मनुष्य के किस में जाएंगे? यकृत में जाएंगे। चले गए। यकृत में जाने के बाद में ये अपना गुणन करेंगे। क्या करेंगे? गुणन। गुणन का मतलब ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? संख्या बढ़ाएंगे। तो संख्या कैसे बढ़ाएंगे? संख्या बढ़ाने के लिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कौन सा जनन करेंगे? अलैंगिक जनन करेंगे। याद रखना कि ये सबसे पहले कहां जाएंगे? मानव शरीर में। मानव शरीर में भी कौन से ऑर्गन में जाएंगे? लीवर में। लीवर में जाने के बाद ये अपना गुणन करके क्या बढ़ा लेंगे? संख्या। अब यहाँ पर एग्जांपल के रूप में ये मैंने 6 बनाया है, 6 जीवाणुज है ना, 6 स्पोरोजोइट्स हैं। ये अंदर जाने के बाद में हजारों लाखों की संख्या में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुए किसकी वजह से? इन्होंने गुणन किसकी वजह से किया? तो याद रखना कि मानव के शरीर में ये क्या करेंगे? एसेक्सुअल क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। बढ़ गई संख्या। संख्या बढ़ने के बाद में ये आरबीसी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? आरबीसी के पास। और आरबीसी पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। आरबीसी पर ये क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। कौन करेंगे आक्रमण? आक्रमण करेंगे कौन? जीवाणुज। कहां से जीवाणुज?
जीवाणुज को मादा एनाफिलीज मच्छर ने कहां पहुंचाया? मानव शरीर में। मानव शरीर में जाने के बाद ये कहां हुए? लीवर में गए। लीवर में जाने के बाद इन्होंने अपना क्या किया? मल्टीप्लाई किया, अपनी संख्या बढ़ाई। संख्या कैसे बढ़ाई वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक बात तो ये भी कंफर्म हो गई कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज या प्लाज्मोडियम की कोई भी स्पीसीज है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां करती है? तो याद रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कौन सी बॉडी में करती है? ह्यूमन बॉडी में करती है। क्लियर यहां तक? अब अपन क्या कहेंगे कि जब आरबीसी पर अटैक करेगा तो आरबीसी रप्चर हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगी। आरबीसी जब टूट जाएगी या फूट जाएगी, आरबीसी का रप्चर कर दिया ना, आरबीसी को फोड़ दिया। आरबीसी के फूटने से एक टॉक्सिक पदार्थ निकलेगा। कौन सा पदार्थ निकलेगा? टॉक्सिक पदार्थ निकलेगा, और उस टॉक्सिक पदार्थ को हम बोलते हैं हीमोजोइन। क्या बोलते हैं? हीमोजोइन। निकल गया हीमोजोइन। किसके लिए जिम्मेदार है ये हीमोजोइन? यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था थी, जीवाणुज अवस्था थी, इन्होंने अपनी संख्या भी बढ़ा ली, आरबीसी पर अटैक करके आरबीसी को फोड़ भी दिया, तोड़ दिया। आरबीसी के टूटने से टॉक्सिक पदार्थ निकला जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? हीमोजोइन नाम दिया। ये हीमोजोइन किसके लिए जिम्मेदार है? ये हीमोजोइन जिम्मेदार है हाई फीवर के लिए, तेज बुखार के लिए और ठंड के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है? तेज जो ठंड लगती है, 2 से 3 दिन के अंतराल में तेज जो बुखार आती है, साथ में जो कपकपी होती है ना, कपकपी जिसको बोलते हैं मारवाड़ी में, जिसको धूजनी बोलते हैं अपन, उसके लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? हीमोजोइन। क्लियर? मलेरिया तो हो गया? नहीं, मलेरिया भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा? ये जो व्यक्ति था पहले नॉर्मल था। क्या था? नॉर्मल था। लेकिन जब इसमें मादा एनाफिलीज ने क्या प्रविष्ट करवा दिए थे? जीवाणु जो प्रविष्ट करवा दिए थे, तो ये व्यक्ति अब क्या हो गया? संक्रमित हो गया। क्या हो गया? संक्रमित हो गया। हो गया संक्रमित। अब वापस से क्या होगा? पहले तो मादा एनाफिलीज ने सामान्य व्यक्ति को काटा था। अब यदि कोई मादा मच्छर या मादा एनाफिलीज वापस से कौन से व्यक्ति को काटता है? इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है। कौन से व्यक्ति को काटता है? संक्रमित व्यक्ति को काटता है। तो संक्रमित व्यक्ति को काटेगा तो वो रक्त चूसेगा। अब रक्त चूसेगा तो क्या आएगा? तो याद रखना एक बात और कि ये अलैंगिक जनन भी करते हैं यही, और यही मानव के शरीर में ही ये गैमेटोजेनेसिस भी करते हैं। क्या करते हैं? गैमेटोजेनेसिस, यानी कौन सी क्रिया करते हैं? युग्मक जनन की क्या करते हैं? क्रिया, अर्थात नर युग्मक भी बनाते हैं और मादा युग्मक। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो अलैंगिक जनन भी करेगा, और जब वो युग्मक बना रहा है तो वो कौन सा जनन भी करेगा? लैंगिक जनन भी करेगा। लेकिन अलैंगिक जनन तो उसने मानव शरीर में कर लिया, लेकिन वो लैंगिक जनन कहां करेगा? तो जब स्टार्टिंग में अपन ने वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने ये कहा था कि अपना जीवन चक्र 2 होस्ट सेल में, 2 परपोषी में क्या करता है? पूरा करता है। पहला जो परपोषी है वो मानव है, और दूसरा परपोषी है वो मॉस्क्यूटो या मादा मच्छर है। क्लियर यहां तक? तो अपन ने कहा कि वो रक्त में ही गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया भी कर लेगा, फलस्वरूप नर युग्मक और कौन से युग्मक तैयार हो जाएंगे? मादा युग्मक क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। अब देखना, आगे देखना। जब मादा मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो संक्रमित व्यक्ति के रक्त के साथ इस मादा मच्छर में क्या आ जाते हैं? युग्मक भी आ जाते हैं। वो युग्मक बनाए थे, युग्मक भी आ जाते हैं। अब ये युग्मक मादा मच्छर के कहां जाएंगे? स्टमक में, यानी कहां? आमाशय में। आमाशय में जाने के बाद में वो करेंगे कौन सा जनन? कौन सा जनन करेंगे? लैंगिक जनन। कर लिया लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन करेंगे तो वापस से इनकी क्या बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। लैंगिक जनन करने के बाद में जो जीवाणु तैयार होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे इसकी कौन सी ग्रंथि में? मादा मच्छर की कौन सी ग्रंथि में इकट्ठे हो जाएंगे? लार ग्रंथि में, सलाइवरी ग्लैंड में, लार ग्रंथि में क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। और लार ग्रंथि में इकट्ठे होने के बाद ये जो मादा मच्छर है ये वापस से किसी दूसरे किसको काटेगा? नॉर्मल पर्सन को, या वापस से किसको काटेगा? सामान्य व्यक्ति को। और वो जो घटना बताइए वो वापस से दोबारा क्या होगी? रिपीट होगी। वापस से देखना एक बार। मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करती है, वाइवेक्स, मेलेरी और फेल्सीपेरम। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है फेल्सीपेरम। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद में प्लाज्मोडियम की कौन सी फॉर्म ऐसी है, कौन सी ऐसी अवस्था है जो सबसे ज्यादा संक्रामक अवस्था कहलाती है? तो अपन कहेंगे कि उसकी स्पोरोजोइट अवस्था, या हम बोल सकते हैं उसकी जीवाणुज अवस्था। तो कोई भी मादा एनाफिलीज जो मच्छर है
वो मच्छर क्या करेगा, सबसे पहले जीवाणु को लाकर कहां प्रविष्ट करवा देगा, मानव शरीर में। मानव शरीर के वो यकृत में जाएंगे, यकृत के अंदर जाने के बाद में वो अपनी क्या बढ़ाएंगे, संख्या। साथ में ही वो कौन सी जनन भी करेंगे, युग्मक जनन। अब मैंने यहां बोला कि यकृत में जाने के बाद वो संख्या बढ़ाएंगे, तो संख्या बढ़ी कैसे, संख्या बढ़ी कौन से जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा। साथ में अपन ये कह रहे हैं कि वो कौन सी प्रोसेस भी करेंगे, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी करेंगे। फलस्वरूप दो गैमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल। क्लियर यहां तक। यकृत में जब वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं तो ये स्पोरोजोइड, ये जो जीवाणु जब वो अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं किस पर, आरबीसी पर। आरबीसी रप्चर हो जाती है, आरबीसी फूट जाती है। आरबीसी से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोजोइन। हीमोजोइन किसके लिए जिम्मेदार है, हीमोजोइन जिम्मेदार है तेज बुखार के लिए और कपकपी के लिए, जो मलेरिया के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं, मलेरिया के। यानी ये जो सामान्य व्यक्ति था ये इन्फेक्टेड हो गया। अब इस इन्फेक्टेड को वापस से यदि कोई मादा एनाफिलीज काटता है तो ये मादा एनाफिलीज जब इस व्यक्ति का रक्त चूसेगा उसी समय ये जो गैमेट्स बने हैं नर व मादा, ये गैमेट्स भी कहां चले जाएंगे, मादा मच्छर के शरीर में। मादा मच्छर के शरीर में जाने के बाद ये मादा मच्छर के कहां जाएंगे, स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे। लैंगिक जनन करने के बाद में जो वो तैयार होंगे, नए जीवाणु तैयार होंगे, वो कहां एकत्रित हो जाएंगे, उसकी लार ग्रंथि में। और लार ग्रंथि में एकत्रित होने के बाद ये मच्छर वापस से किसी व्यक्ति को काटेगा तो यही घटना दोबारा होगी। क्लियर यहां तक। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक आरेख के द्वारा डिस्क्राइब कर दूं कि आप लोगों को इजी हो जाए इसको समझने में। स्पोरोजोइट्स क्या है, स्पोरोजोइट्स प्लाज्मोडियम की अवस्था है। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इन्फेक्टेड फॉर्म है। कौन है, स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट क्या करेगा देखना, ये क्या है, मॉस्क्यूटो है। कौन सा मॉस्क्यूटा, फीमेल एनाफिलीज। ये फीमेल एनाफिलीज इसको ग्रहण कर लेगा। ये फीमेल एनाफिलीज जो है ये काम कर रहा है किसका, वेक्टर का। ठीक है, ये आएगा कहां पर, ह्यूमन बॉडी में। नॉर्मल पर्सन, सामान्य व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति के शरीर में आने के बाद में ये लीवर पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, सॉरी, लीवर में अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो ये आ गया कहां पर, लीवर में आ गया। अब यहां एक याद रखना कि लीवर में ही वो एक तो करेगा कौन सी प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल और फीमेल गैमेट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और यहीं पर इसी वाले पार्ट में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, अलैंगिक जनन भी करेगा। ठीक है, कर लिया। फिर यहां से कहां जाएंगे, लीवर से जाने के बाद, लीवर से जाने के बाद में आरबीसी पर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक। आरबीसी पर अटैक करेगा तो आरबीसी रप्चर हो जाएगी, फूट जाएगी। आरबीसी क्या हो जाएगी, रप्चर। रप्चर होने के फलस्वरूप क्या होगा, रप्चर होने के फलस्वरूप क्या होगा, क्या निकलेगा, हीमोजोइन। क्या निकलेगा, हीमोजोइन निकलेगा। ये हीमोजोइन क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। हीमोजोइन क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये हीमोजोइन किसके लिए जिम्मेदार है, ये हीमोजोइन जिम्मेदार है हाई फीवर, तेज बुखार और कपकपी के लिए। किसके लिए, कपकपी के लिए। मलेरिया यहां तक हो गया। अब क्या होगा, ये पहले कौन सा व्यक्ति था, नॉर्मल, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, जब इसके अंदर क्या आ चुके हैं, स्पोरोजोइट्स आ चुके हैं, तो ये होगा इन्फेक्टेड। अब कैसा हो जाएगा, इन्फेक्टेड। ठीक है, अब यही देखना, जब इस मानव को
वापिस से या इस व्यक्ति को फिर से मादा मच्छर काटेगा, तो मादा मच्छर काटेगा तो क्या लेगा उसके शरीर से? एक तो ले लेगा वो गैमेट, क्योंकि हमने कहा था कि वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, गैमेटोजेनेसिस, मेल और फीमेल गैमेट कहां आ गए, इसके अंदर आ गए, और साथ में वो ब्लड चूस लेगा। वो गैमेट्स आते हैं इसके कहां? स्टमक में, आमाशय में। क्लियर यहां तक? स्टमक में आने के बाद में वो करेंगे, यानी यहां लिख दो गैमेट, गैमेट आ गए। स्टमक में आने के बाद में वो करेंगे कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जब उनकी संख्या वापस से बढ़ जाएगी तो वो कहां इकट्ठा हो जाएंगे? सैलिवरी ग्लैंड में। कौन सी ग्लैंड में? सैलिवरी ग्लैंड में। और ये जो मादा एनाफिलीज है ये वापस से किसको काटेगा? एक नॉर्मल पर्सन को। कौन से पर्सन को? नॉर्मल पर्सन को। तो नॉर्मल पर्सन को वापस से वो यदि काटेगा तो यही घटना दोबारा होगी। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां करता है? तो याद रखना कहां करता है? ह्यूमन बॉडी में। प्लाज्मोडियम गैमेटोजेनेसिस कहां करता है? तो याद रखना कि गैमेटोजेनेसिस भी कहां करेगा? ह्यूमन बॉडी में। प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां करता है? तो प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फीमेल एनाफोलिज के स्टमक में। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो मल्टीप्लाई हुए और बहुत सारे स्पोरोजोइट बने वो कहां इकट्ठे रहेंगे? वो इकट्ठे रहेंगे कौन सी ग्रंथि में? लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड में। प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट कौन सा है? तो प्राइमरी होस्ट कौन सा है? पहला प्रकोष्ठी कौन सा है इसका? ह्यूमन। और जो दूसरा प्रकोष्ठी है वो दूसरा प्रकोष्ठी कौन सा है उसका? ये वाला। कौन? मादा मच्छर। पहले प्रकोष्ठी का मतलब यानी पहले कहां पोषण प्राप्त किया, पहले कहां इसने अपनी संख्या बढ़ाई, तो संख्या हमेशा कहां बढ़ाएगा? वो ह्यूमन बॉडी में पहले, और दूसरे नंबर पे कहां बढ़ाएगा? मादा मच्छर के अंदर या मॉस्किटो में बढ़ाएगा। क्लियर? अब ये असेप्शन है, ये अपवाद भी है। कौन? प्लाज्मोडियम एक अपवाद है। क्यों है अपवाद? में याद रखना कि ऐसे पैरासाइट्स, ऐसे परजीवी जो दूसरे पर अपना जीवन यापन करते हैं वो हमेशा अपने प्राइमरी होस्ट पर, कौन से होस्ट में? प्राइमरी होस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इन्होंने ह्यूमन बॉडी में तो कौन सा रिप्रोडक्शन किया था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था। याद रखना, पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्यों? तो याद रखना कि प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट सेल में कंप्लीट करता है, और जो भी ऐसे पैरासाइट्स हैं जो 2 होस्ट सेल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं वो हमेशा प्राइमरी होस्ट सेल में यानी अपने प्राथमिक प्रकोष्ठी में सदैव कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन। लेकिन यहां पर तो उन्होंने कौन सा जनन किया है? अलैंगिक जनन किया है, इसलिए प्लाज्मोडियम क्या है? अपवाद है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन जो है वो एक नंबर के बनते हैं, वो मैंने सारे आप लोगों को बता दिया कि मलेरिया की संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट है। मलेरिया में जो तेज बुखार और कपकपी आता है उसकी वजह से हाई फीवर और चिल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद में कि एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ये फीमेल एनाफिलीज जो है, मादा मच्छर है, वही मलेरिया फैला सकता है क्या? नर नहीं फैला सकता क्या? तो हाँ, याद रखना कि नर कभी भी रोग नहीं फैला सकता, वो कभी भी स्पोरोजोइट्स को मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके चुस्कान क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वीडियो आप लोगों ने देखा, पूरे को समझा टॉपिक को। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरे जो पर्सनल नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड या और भी जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।